नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि आपको हम हिंदी साहित्य के बारे में बताएंगे और हिंदी साहित्य के विषय में, जैसे कि आपको चाहे 9 में, 10 में, 11 में, 12 में और आगे की परीक्षाओं के लिए यह आपका क्लास जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए बस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसे कि दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ाना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बात तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में बांटा गया था, एक गद्य साहित्य का इतिहास और एक पद्य साहित्य का इतिहास। एक गद्य साहित्य का इतिहास और एक पद्य साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो सर्वमान्य साहित्य का इतिहास माना गया है, काल विभाजन माना गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ये पुस्तक भी लिखी है। और उन्होंने ही जो काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, उसमें जैसे गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य में आपका भारतेंदु युग मिलेगा, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग मिलेगा, द्विवेदी युग के बाद आपका शुक्ल युग मिलेगा और शुक्ल युग को ही छायावाद युग कहा जाता है, शुक्ल युग को ही प्रसाद युग कहा जाता है और उसके बाद आपका शुक्लोत्तर युग मिलेगा। दोस्तों, शुक्लोत्तर युग के बाद आपका स्वातंत्र्योत्तर युग है और स्वातंत्र्योत्तर युग जो है वह जब से चला है आज तक के समय को माना गया है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको पद्य साहित्य के इतिहास में गद्य से पहले की जो रचनाएं आपकी मानी गई है, जैसे एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, पद्य साहित्य के इतिहास में आपका पहला आदिकाल, जिसको आप वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, पूर्व मध्यकाल, जिसको आप भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल, जिसको आप रीतिकाल के नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल है दोस्तों, जिसको आप गद्य काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही जो आधुनिक काल हमारा है, जो आधुनिक काल है, जिसको हम गद्य काल के नाम से जानते हैं, उसी गद्य काल की इस स्थिति में हमारा जो है, जैसे 1900 विक्रमी संवत है, 1900 विक्रमी संवत में आपका जो आधुनिक काल बताया गया, उस आधुनिक काल में गद्य काल आधुनिक काल को कहा गया और वहां पर 1900 विक्रमी संवत से आज तक के समय को लिया गया। तो दोस्तों, उसमें भारतेंदु युग का नाम आएगा। तो भारतेंदु युग का समय जो आपका 1868 ईस्वी, जैसा कि मैं अब आपको इस बोर्ड पर बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपका हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बताएंगे मित्रों। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में, जैसा कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आपका आता है प्राचीन युग। इसके बाद आता है दोस्तों भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के बाद है द्विवेदी युग। इसके बाद है दोस्तों शुक्ल युग। और इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। और इसके बाद आता है दोस्तों स्वातंत्र्योत्तर
दोस्तों ये जो लिखा गया है इसकी एक समय सीमा निर्धारित है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ और रचनाकारों ने अलग अलग समय को बताया है, लेकिन हम अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें क्या है, प्राचीन युग का समय जो बताया गया है, इसी प्राचीन युग को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, सॉरी, दोस्तों इसी प्राचीन युग को पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। पूर्व भारतेंदु युग। अब प्राचीन युग को पूर्व भारतेंदु युग के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि भारतेंदु युग के पहले का युग था, भारतेंदु युग के पहले का युग था, इसीलिए भारतेंदु युग के पहले के युग को, जो प्राचीन युग था, उसको पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना गया मित्रों। और जो इसका समय निर्धारित किया गया 13वीं शताब्दी से 1800 दोस्तों 13वीं शताब्दी से 1800 सॉरी 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक के समय को पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। पूर्व भारतेंदु युग वही प्राचीन युग। अब दोस्तों देखिए, जहां पर हमारा ये खत्म हो रहा है, यहीं से हमारा भारतेंदु युग का शुरुआत होगा। दोस्तों जैसे आपसे पूछे भारतेंदु युग की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दोस्तों इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। इसके बाद दोस्तों अब शुक्ल युग आया। शुक्ल युग का समय दोस्तों 1919 भी माना जाता है और 1922 भी माना जाता है। ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। इसके बाद आता है दोस्तों शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय सीमा थी 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। इसके बाद मित्रों स्वातंत्र्योत्तर युग आता है, जो कि 1947 ईस्वी से अब तक के समय को लिया गया। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं, जिसका काल विभाजन मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख के बता दिया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राचीन युग। प्राचीन युग को पूर्व भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा थी 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक।
इसके बाद दोस्तों भारतेंदु युग का नाम आया। तो भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अब दोस्तों अब इसमें एक के बाद एक प्रश्न बनते चले जाएंगे। जैसे आपसे पूछे कि पूर्व भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, सीधी सी बात है, अब तो बता सकते हैं। प्राचीन युग की समय सीमा क्या है? प्राचीन युग वही है जो पूर्व भारतेंदु युग का है। फिर आपसे भारतेंदु युग के बारे में कहे कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, तो आप देख ही रहे हैं 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग माना गया। जैसे मित्रों एक बात और होती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, युग प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मित्रों भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? नाम से ही आपको क्लियर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? ये ऐसे लेखक थे, हिंदी साहित्य के लेखक थे, कवि थे कि जिन्होंने अल्प आयु कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी ही आयु में, जैसे कि 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कहने का मतलब केवल 35 वर्ष की अवस्था में हिंदी साहित्य को एक ऐसी दिशा प्रदान की जिसको कर पाना सभी लेखक और कवियों के बस की बात नहीं थी। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता भी माना जाता है मित्रों, और नव जागरण काल का अग्रदूत भी माना जाता है। हिंदी के नव जागरण काल का अग्रदूत भी माना जाता है और हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता भी माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, अब हम चलते हैं द्विवेदी युग की तरफ। द्विवेदी युग में क्या हुआ था? द्विवेदी युग की जो समय सीमा थी वो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है। और ये जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा दोस्तों, अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका हम आपको आगे जीवन परिचय भी बताएंगे। ये ऐसे लेखक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कि इन्होंने भी हिंदी साहित्य में बहुत उथल पुथल मचा दिया था। अब आप देख सकते हैं कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से एक युग का निर्माण हुआ, वैसे ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान से एक युग का निर्माण हुआ जिसको द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। मित्रों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका, ये रेलवे की नौकरी कर रहे थे। उस रेलवे की नौकरी को छोड़ करके हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए वो रेलवे की नौकरी छोड़ दिए थे और 1903 ईस्वी में क्या किए थे? सरस्वती पत्रिका के संपादन में आए थे। सरस्वती पत्रिका के संपादन में आए थे। कब आए थे? 1903 ईस्वी में। क्या छोड़कर? रेलवे की नौकरी छोड़कर।
मित्रों, अब बताइए, आज दुनिया का हर इंसान, हर युवा नौकरी को प्राप्त करना चाहता है, और हमारे जो पहले के लेखक थे, पहले के लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़े, हमारा हिंदी का साहित्य आगे बढ़े, उसके लिए अपनी नौकरी को ही छोड़ करके उस क्षेत्र में लग जाते थे। आज के समय में ऐसे लोगों का मिल पाना तो मुश्किल है। आप देख रहे हैं 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, रेलवे की नौकरी छोड़ करके सरस्वती पत्रिका के संपादनकर्ता के रूप में आए थे। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, अब यहां से आपका ये हुआ ना कि सरस्वती पत्रिका के संपादनकर्ता के रूप में ये आए 1903 ईस्वी में, लेकिन उनसे पहले अगर पूछा जाए सरस्वती पत्रिका के संपादक कर्ता के रूप में कौन थे, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नाम लिया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। जैसे आपसे पूछे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती पत्रिका के संपादनकर्ता के रूप में कौन थे, तो वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका में वर्क किया था, कार्य किया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो 1903 ईस्वी में आए थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, प्रश्न में पूछे, तो आप वहां पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नाम बताएंगे। मित्रों, अब इसके बाद क्या है, अगला युग आता है शुक्ल युग का। शुक्ल युग का समय 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी माना गया है, क्योंकि यहां 22 खत्म हुआ था। ये 1919 क्यों रखा गया? जैसा कि दोस्तों अगर आपको याद हो तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने वहां की निहत्थी जनता पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया था अपनी सेनाओं को, और वहां पर हमारे देश के इतने लोग मारे गए थे, वहां पंजाब प्रांत के इतने लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में कि आप गिनती नहीं कर सकते हैं। कितने लोग तो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में गिर गए थे, सोचे कि मैं कुएं में गिरने के बाद बच जाऊंगा, लेकिन उनको कहां पता था कि कुएं में गिरने के बाद कोई बच गया तो बच गया, नहीं तो किसी के बचने की उम्मीद नहीं रहती है। और दोस्तों कुछ लोग वहां पर क्या किए, दीवार फाड़ कर भागना चाहते थे। दीवारें थोड़ी ऊंची ऊंची थी, तो वहां पर उन लोगों को भी, वहां पर अब भी गोलियों के जो निशान दीवार पर हैं अब भी पड़े हैं। वह कुआं भी वहां पर अब भी है। तो दोस्तों ये 1919 ईस्वी इसीलिए रखा गया कि हमारे हिंदुस्तानी लोग इस ईस्वी को कभी भूल ना जाएं। आई बात समझ में? इसीलिए 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का जो समय माना गया, यह शुक्ल युग का समय माना गया। इस समय हमारे राष्ट्र के युवाओं के अंदर एक नई चेतना जगी, और हमारे लेखकों के द्वारा, हमारे कवियों के द्वारा ऐसी ऐसी रचनाएं की गई कि एक बार पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मन उस समय को याद करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिस समय इस जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शुक्ल युग का जो समय बताया गया, आपको बताया गया 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी, और 1922 न लिखा रहे तो 1919 से 1938 ईस्वी तक के समय को शुक्ल युग के नाम से जाना गया। और शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना गया। ये शुक्ल जी जो थे, शुक्ल युग के यशस्वी निबंधकार के रूप में उभर कर आए थे और इनको शुक्ल युग का समालोचककार, आलोचनाकार भी माना जाता है। बहुत विशेष रूप से ये थे, इसीलिए इनके नाम से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ये शुक्ल युग का नामकरण हुआ। और दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता दें, शुक्ल युग को ही छायावाद युग कहा जाता है। छायावाद, जैसा कि शुक्ल युग को छायावाद कहा गया और छायावादी कवि के रूप में सबसे प्रमुख लेखक जो उभर कर आए उनका नाम जयशंकर प्रसाद था। छायावाद के रूप में जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों, इसी को प्रसाद युग भी कहा गया। इसी को प्रसाद युग भी कहा गया। प्रसाद युग, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसी को प्रेमचंद्र युग कहा गया। प्रेमचंद कौन? मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों, ये शुक्ल युग आपको समझ में आ गया होगा। इसी को छायावाद युग कहा गया, इसी को प्रसाद युग कहा गया और इसकी जो समय सीमा थी 1919 या फिर 1922 से 1938 ईस्वी तक, इसके संपादक करता आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और जैसे छायावाद के पूछे तो ये जयशंकर प्रसाद थे, मुंशी प्रेमचंद थे, प्रेमचंद युग के। इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। अच्छा, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर मतलब बाद में। शुक्ल युग के बाद का जो युग हुआ उसे शुक्लोत्तर युग कहा गया। शुक्ल युग के बाद का जो युग हुआ उसे शुक्लोत्तर युग हुआ। तो दोस्तों, ये जो शुक्लोत्तर युग का समय हुआ 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक के जो समय निर्धारित किए गए वो है शुक्लोत्तर युग के। दोस्तों, इसमें आपको कई लेखक ऐसे मिलेंगे जो कि शुक्ल युग के भी थे, शुक्ल युग के थे और इन्होंने शुक्लोत्तर युग में भी काम किया है। जैसे दो एक लेखक आप जानते होंगे, जैसे महादेवी वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये लोग शुक्ल युग में भी थे और शुक्लोत्तर युग में भी थे। जयशंकर प्रसाद का भी नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद का भी कहीं कहीं नाम लिया जाता है थोड़ा बहुत। रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये नहीं आएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपका गुलाब राय आ जाएंगे, गुलाब राय आ जाएंगे, ऐसे ही कई लेखक, कई कवि हैं जो कि शुक्ल और शुक्लोत्तर दोनों में थे। अब आगे आप देखेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर अर्थात स्वतंत्रता का युग। हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, ये 47 तक आपका शुक्लोत्तर चला। तो 1947 ईस्वी से अब तक का जो समय माना गया वो माना गया स्वातंत्र्योत्तर युग। तो दोस्तों, ये 1947 ईस्वी से अब तक, कहने का मतलब अब भी चल रहा है, अब भी चल रहा है। तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, इसीलिए इसको स्वातंत्र्योत्तर युग के नाम से जाना गया। इसमें भी आपको, इसमें आपके आज्ञा वगैरह मिलेंगे, आगे इसमें भी मिलेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा पूर्व भारतेंदु, सॉरी, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो जैसा कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब यहां पर दोस्तों हम आपको एक एक काल के बारे में
थोड़ी बहुत जानकारी देते चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ विभिन्न विधाओं की जो प्रथम रचनाएं हुई थी, ज्यादा नहीं, केवल दो चार के बारे में हम आज बता दे रहे हैं, फिर आगे हम इसका डिटेल करते रहेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? तो वह रचना है आपकी गोरा बादल की कथा। मित्रों, पूछा जाए खड़ी बोली गद्य की प्रथम ये है मित्रों गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। और इसके रचनाकार है, लिखी गई थी 1623 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं जटमल। दोस्तों, इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में मिलते हैं? खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन तो ये है चंद छंद वर्णन की महिमा में। ये खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? तो वो चंद छंद वर्णन की महिमा। इसको लिखा किसने था? लिखा था कवि गंग ने। और जो कवि गंग थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे। अब दोस्तों, जैसे आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम नाटक,
तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है दोस्तों वो है नहुष। क्या है? नहुष। लिखने वाले गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनको जानते हैं कौन थे? ये जो गोपाल चंद्र गिरधर दास थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास। जैसा कि दोस्तों ये जो नहुष है ये हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। इसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास। गिरधर दास कौन? वही जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। और आगे आपका पूछा जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये है दोस्तों परीक्षा गुरु। और लिखने वाले कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती। जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इसके बाद दोस्तों जैसे हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त पूछा जाए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है दोस्तों ये है सरयू पार की यात्रा। जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो दोस्तों आपने देखा जैसा कि मैंने आपको बताया कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना, तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है मित्रों गोरा बादल की कथा, जो कि 1623 ईस्वी में लिखी गई थी जटमल के द्वारा। इसके बाद खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? तो वो चंद छंद वर्णन की महिमा में। और इसको लिखने वाले कवि गंग थे। कवि गंग कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है मित्रों? तो वो नहुष है। नहुष लिखा किसने है? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। और गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे? जैसा कि मैंने आपको बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। फिर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। और वैसे ही आपका हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो वो है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की है। मित्रों अब ऐसे ही आपका हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त पूछा जाए सरयू पार की यात्रा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हाँ, कुछ लोग राहुल सांकृत्यायन मारकर आते हैं, नहीं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जो कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपको कल
विभिन्न गद्य की विधाओं के, जो विभिन्न गद्य की विधाएं हैं उसमें से कम 2 लेखक, हर विधा से 1 से 2 लेखक और उनकी रचना के बारे में बताएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी गद्य की विधाओं में किन्हीं दो संस्मरण लेखक का नाम लिखिए और उनकी रचना, या आपसे पूछा जाए कि हिंदी में रिपोर्टाज किन्हीं 2 रिपोर्टाज लेखकों का नाम और उनकी रचना, आलोचनाकार उनकी रचना, एकांकीकार उनकी रचना। कल दोस्तों हम आपको यही सब भारतेंदु युग के पहले के युग, जो पूर्व भारतेंदु युग है, उसके बारे में बताएंगे और इस गद्य की विधाओं के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल, हमारा बताया गया यह जो कंटेंट है समझ में आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो तमाम प्रकार के कंटेंट है आपको एक के बाद एक मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।